फिर संसद में घमासान शुरू होने वाला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आने वाले हैं। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले दिल्ली में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बैठकों का दौर जारी है। आने वाले विधेयकों पर रणनीति बनाई जा रही है। विपक्ष जहां सीजेपी प्रदर्शन, बेरोजगारी, महंगाई और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो सरकार अपने अहम विधेयकों को पास कराने की रणनीति बना रही है। चुनावी बिसात के इस खास शो में हम समझेंगे कि सरकार कौन कौन से नए बिल ला रही है, परिसीमन को लेकर क्या प्लान है, और सबसे बड़ी बात, क्या जोड़ तोड़ के बाद अब एनडीए के पास इतनी ताकत आ गई है कि वो संविधान में भी बदलाव कर सके। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि संसद का ये गणित बहुत दिलचस्प हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं सरकार कौन कौन से बिल पेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मानसून सत्र में 5 नए बिलों को लाने पर विचार कर सकती है। पहला है इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026। सरकार का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन की दिक्कतों को देखते हुए भारत के सरकारी ऋण बाजार को मजबूत करना जरूरी है। ये बिल विदेशी निवेश को आकर्षित करने और बाजार में नकदी बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है। ये एक अध्यादेश की जगह लेगा। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2026। इसका मकसद भी पहले से जारी एक अध्यादेश को परमानेंट कानून में बदलना है। तीसरा है जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026। इसके जरिए जन्म और मौत के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों को और भी सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा। चौथा है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026। इसके तहत राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर सख्ती बढ़ाई जा सकती है। और पांचवा है एमएसएमई विकास संशोधन बिल 2026। इसका सीधा मकसद छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने को आसान बनाना है। इसके अलावा सरकार 2 पुराने बिलों पर भी विचार कर सकती है। पहला विदेशी योगदान विनियमन संशोधन बिल 2026, जिसे 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। दूसरा है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, जिसे 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और एक संयुक्त समिति को भेजा गया था। सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में भले ही परिसीमन बिल, न्यायिक हिरासत में 30 दिन रहने पर पीएम सीएम मंत्रियों की पद से छुट्टी वाला बिल और 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्षी खेमे में चर्चा सिर्फ इन्हीं बिलों की हो रही है। विपक्ष को लगता है कि सरकार इन बिलों को लेकर तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि परिसीमन बिल का विरोध किया जाएगा। एक बात समझ लीजिएगा, मोदी सरकार के समय में जो बुलेटिन में छपता है और जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो बिल्कुल अलग है। जो करना चाहते हैं वो बुलेटिन में डालते नहीं हैं, वो बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, और अचानक मनमर्जी पिछले शाम को बिल पेश होता है और जानकारी हमें मिलती है कि संविधान संशोधन होने वाला है, विधेयक। तो ये बुलेटिन तो औपचारिकता है, ये तो औपचारिकता है, घोषणाएं होती हैं, जो बिल पेंडिंग है, पेंडिंग बिल है, पर असली बात जो इनके मन में है वो कभी नहीं बोलेंगे। उनके मन में है क्या? परिसीमन विधेयक संशोधन, जो संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला, भारी बेइज्जती हुई गृह मंत्री की, वो बदला लेना चाहते हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं, टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना यूबीटी को तोड़ा, ये 2/3 बहुमत, इसको मैं कहूँगा कलंकित 2/3 बहुमत पाना चाहते हैं, पर वो मिलेगा नहीं, उसकी घोषणा तो नहीं करेंगे। एक और वो बर्खास्त करने वाली बिल है, जो बर्खास्त जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, जो 30 दिन में जेल में है, तो उसको बर्खास्त हो जाएगा 31वें दिन को ऑटोमेटिकली। तो उसका भी हमने विरोध किया था जब वो पेश हुआ था दिसंबर के महीने में। तो ये सब तो नहीं लिखा है, पर असली बात तो यही है। असली बात तो ये सेशन, मानसून सेशन, मैं समझता हूँ कि कभी ना कभी तो ये परिसीमन बिल तो ज़रूर लाएंगे। तो सुना आपने, कांग्रेस तो ये मान चुकी है कि मोदी सरकार परिसीमन बिल लाएगी ही लाएगी, इसलिए तो विपक्षी पार्टियों को तोड़ रही है, ये जो है कांग्रेस का कहना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर परिसीमन पैकेज बीजेपी के एजेंडे में क्यों शामिल नहीं है। हालांकि सूत्रों की माने तो परिसीमन पैकेज को आगे बढ़ाने के लिए पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत होगी। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर सत्र से पहले होने वाली एनडीए नेताओं की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।
अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सरकार के लिए परिसीमन या वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिलों को पास कराना इतना आसान है? जवाब है नहीं। ये कोई सामान्य बिल नहीं है जिन्हें साधारण बहुमत से पास करा लिया जाए। ये सीधे तौर पर संविधान संशोधन से जुड़े मामले हैं। संविधान बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में 2 कड़े नियम पूरे करने होते हैं। पहला, सदन के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक का समर्थन होना चाहिए। दूसरा, वोटिंग के समय जितने सांसद सदन में मौजूद हैं उनका कम से कम 2/3 बहुमत मिलना जरूरी है। आपको याद होगा, इसी साल अप्रैल के महीने में सरकार इसी गणित के चक्कर में फंस गई थी, जब महिलाओं को आरक्षण देने और सीटों के विस्तार से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग हुई तो सरकार के पक्ष में 298 वोट पड़े और विपक्ष में 230 वोट आए। उस समय वोट देने वाले 528 सांसदों के हिसाब से पास होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। सरकार बहुमत में तो थी, लेकिन जादुई आंकड़े से 54 वोट पीछे रह गई और बिल गिर गया। उस हार ने दिखा दिया कि एनडीए के पास संविधान बदलने लायक ताकत तब नहीं थी। लेकिन अप्रैल की उस हार के बाद पिछले 3 महीनों में देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। कोई नया लोकसभा चुनाव नहीं हुआ, लेकिन दल बदल, पार्टियों में टूट और नए समीकरणों ने एनडीए को बहुत मजबूत और विपक्ष को कमजोर कर दिया है। आइए आंकड़ों से समझते हैं कि ये कैसे हुआ। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल होने का ऐलान किया और एनडीए को समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया है। अगर लोकसभा स्पीकर इसे औपचारिक मंजूरी दे देते हैं तो विपक्ष के 20 सांसद सीधे कम हो जाएंगे, यानी कि एनडीए में ये शामिल हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने पाला बदलकर एनडीए में मौजूद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया है। कांग्रेस और डीएमके का सालों पुराना गठबंधन टूट गया है। हालांकि डीएमके अभी एनडीए में शामिल नहीं हुई है, लेकिन उसके 22 सांसदों का विपक्ष के पाले से बाहर होना ही विपक्ष के लिए बड़ा नुकसान है। बीजेपी को उम्मीद है कि वो कई बड़े बिलों पर डीएमके का मुद्दा आधारित समर्थन हासिल कर सकती है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। भले ही शरद पवार की एनसीपी इसे गैर राजनीतिक बैठक कह रही हो, लेकिन शरद पवार की पार्टी ने संकेत दिए हैं कि अगर सरकार राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीटें 50% तक बढ़ाने के लिए बिल में संशोधन करती है तो ये चर्चा के लिए तैयार है। यानी विपक्ष का ये किला भी दरकता नजर आ रहा है। अब जरा फाइनल नंबर गेम को समझिए। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों में से 3 सीटें खाली हैं, यानी प्रभावी संख्या 540 है। इस हिसाब से संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत यानी 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। एनडीए के पास 293 सांसद अप्रैल में हुई वोटिंग के दौरान मौजूद थे। टीएमसी के बागी गुट और शिवसेना उद्धव गुट से आए सांसदों के बाद लोकसभा में यह संख्या 319 हो जाती है। अगर डीएमके के 22 सांसदों का साथ मिलता है तो आंकड़ा 341 पहुंचता है। अगर शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद भी साथ देते हैं तो संख्या 349 हो जाती है। इसके अलावा वाईएसआरसीपी के 4 लोकसभा सांसद भी कई मौकों पर सरकार के साथ खड़े रहे हैं। यानी अगर विपक्ष के कुछ सांसद वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहते हैं या वॉकआउट कर जाते हैं तो उपस्थित सदस्यों का 2/3 का आंकड़ा पाना मोदी सरकार के लिए अब नामुमकिन नहीं रह गया है। सरकार विपक्ष के इसी बिखराव को अपने लिए एक बड़े अवसर में बदलने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले इस मानसून सत्र में ऊंट किस करवट बैठता है। क्या सरकार वाकई इन बड़े ऐतिहासिक बिलों को पास करा पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को पहले पाने के लिए जनसत्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा, कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा, संपूर्ण विश्लेषण, सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।